अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल विद ताहिर अनवर। उम्मीद करता हूं कि सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, क्योंकि कुछ दोस्तों ने मुझे काफ़ी दिनों से इस मुल्क के वर्क वीज़ों के हवाले से पूछा था कि यहाँ किस तरीके से जाया जाता है और क्या प्रोसेस है और कितने जो है वो पैसे लगते हैं और वीज़ा रेशो कैसा है इस मुल्क का। तो तकरीबन एक हफ्ते की स्ट्रगल के बाद आज मैं आपके लिए इस नए वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ट्रैवल विद ताहिर अनवर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस आपको टाइमली मिल सके। जिस मुल्क की मैं बात कर रहा था इसका नाम है रोमानिया। रोमानिया के आजकल लेबर मार्केट में वर्क वीज़ों के हवाले से बहुत ज़्यादा चर्चा है। यहाँ पर काम की क्या कंडीशन है, यहाँ पर जो है वो एवरेज सैलरी कितनी ऑफर की जाती है और यहाँ पर जो है वो किस किस्म के काम अवेलेबल है फॉरेनर्स के लिए और वीज़ा प्रोसेस क्या है, इसमें डिटेल के अंदर हम बात करेंगे और उन कंपनीज के बारे में भी हम जानेंगे जो कि इजीली जो है वो आपके ऑनलाइन जो सीवी है वो सबमिट करने के बाद आपको जो वर्क परमिट है वो इशू करती है और इस वर्क परमिट का कॉस्ट कितना है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। रोमानिया और बल्गारिया दो ऐसे मुमालिक हैं जो कि शेंजन स्टेट का पार्शली मेंबर बने हैं, जो कि इसका ऐलान 31 मार्च को किया गया था यूरोपीय यूनियन काउंसिल की जानिब से। तो इसके बाद इस तरफ लोगों का इतना ज्यादा रुझान नहीं था, लेकिन जैसे ही ऐलान हुआ कि ये शेंजन स्टेट का हिस्सा बनने वाले हैं तो लोगों ने धड़ाधड़ रोमानिया और बल्गारिया का रुख करना शुरू कर दिया। क्योंकि आपको पता है कि जब भी कोई स्टेट अगर शेंजन स्टेट का मेंबर बनता है तो वो इजिली ट्रेवल कर सकता है 28 to 29 जितनी भी कंट्रीज हैं जो कि शेंजन स्टेट में आती है, जिसमें स्विट्जरलैंड आता है, इटली आता है, जर्मनी आता है, जिसके अंदर जो है वो स्पेन है, जिसमें जो है वो नॉर्वे है। ये तमाम के तमाम मुमालिक में वो इजिली ट्रेवल कर सकता है बगैर किसी वीजा के। तो आज जो हमारी वीडियो है इसके अंदर जो है वो हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो वर्क वीजे के हवाले से रहेगा कि रोमानिया के अंदर जो है वो वर्क वीजे की जो प्रोसेस है इसको कैसे अप्लाई किया जाता है और ये कितना इजी है और कितना डिफिकल्ट है और कितना टाइम टेकिंग है। और अभी मेरे एक साथी उन्होंने रिसेंटली जो है वो रोमानिया का जो वर्क वीजा अप्लाई किया था तकरीबन आज से 6 महीने पहले। 6 महीने बाद जब उनकी अपॉइंटमेंट आई तो उन्होंने इंटरव्यू के अंदर क्या क्वेश्चन पूछे कि क्योंकि पहले जब वो शेंजन जोन का हिस्सा नहीं था रोमानिया तो उस वक्त कंडीशन चेंज थी, वहां उन्होंने बहुत फ्री हैंड रखा हुआ था। लेकिन जब से ये शेंजन जोन में आया है तो इन्होंने अपनी जो क्या कहते हैं वीजा रेशो को भी उन्होंने टाइट कर दिया है। तो उस हवाले से भी उस केस को भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्होंने ऑलरेडी अपना वर्क परमिट सबमिट किया हुआ है, अपनी फिजिकल अपीयरेंस की हुई है और अपने इंटरव्यू का वेट कर रहे हैं। और साथ साथ ये वीडियो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि रोमानिया का वर्क वीजे के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं। तो सबसे पहले रोमानिया जाने के लिए 4 ऐसे प्रोसीजर से आपको गुजरना पड़ता है। सबसे पहले नंबर 1 आपको जो है वो ऑनलाइन सीवी और आपका कवरिंग लेटर सबमिट होता है कि जिस कंपनी में जिस एम्प्लॉयर के पास आप अप्लाई कर रहे हो वहां जाकर आपने अपने ऑनलाइन जो है वो तमाम सीवी और जो चीजें, क्योंकि आज की जो वीडियो है इसमें हम 2 किस्म के जो है वो कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहली जो कैटेगरी होगी उसमें स्किल के कौन सी स्किल्स जो है वो रोमानिया के अंदर जिनकी डिमांड है, और दूसरे नंबर पे जो है वो अनस्किल, मतलब जो लोग ज्यादा नहीं पढ़े हुए होते हैं, जिनकी जो है वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इतनी अच्छी नहीं होती। क्योंकि आपको ये भी मैं बताता चला हूं कि रोमानिया के अंदर रोमानियन लैंग्वेज बोली जाती है, लेकिन अगर रोमानियन लैंग्वेज आपको नहीं आती तो आप इंग्लिश में भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये दोनों चांसेस आपके पास होते हैं। तो रोमानिया के वर्क वीजे के लिए 4 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। पहली स्टेज के अंदर जो है वो आपकी ऑनलाइन सीवी और कवरिंग लेटर सबमिट होता है। दूसरे नंबर पे जब एम्प्लॉयर आपको जो है वो हायर करने में इंटरेस्ट रखता है, आपकी जो सीवी आपकी इतनी मोटिवेटेड होती है, आप अपने सीवी के अंदर वो तमाम तर चीजें मेंशन करते हैं जिस कैटेगरी के अंदर आपने जॉब अप्लाई की है। तो फिर दूसरे स्टेज पे आपको जो है वो जैसी आपकी ईमेल आ जाती है
आपके एम्प्लॉयर की तरफ से या आपकी जो कंपनी है जहां आपने अप्लाई किया था, तो उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको फिजिकल अपीयरेंस करनी होती है अपने डॉक्यूमेंट्स की एम्बेसी में। तो जैसे ही आपकी फिजिकल अपीयरेंस होती है, जो तीसरा मरहला होगा उसमें आपने अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी। अगर आपको ईमेल आ जाती है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑथेंटिक हैं, वेरीफाइड हैं तमाम बोर्ड से, और जो आपने जिस स्किल के अंदर आपने अप्लाई किया था और जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपने जमा किया था वो भी वैलिड है, तो वो उसके बाद आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी वीजे के लिए और इंटरव्यू के लिए। तो आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी इंटरव्यू के लिए, क्योंकि जब रोमानिया की जो चौथी स्टेज जो जिसमें इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है, इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज होती है। यही डिसीजन का टाइम होता है कि आपको उन्होंने वर्क वीजा इशू करना है या रिफ्यूज करना है। तो इस हवाले से जो है वो काफी दोस्त जो है वो लॉन्ग वेटिंग में भी आ जाते हैं, 6-6 महीने 5-5 महीनों तक ये सिर्फ अपने वीजा इंटरव्यू के लिए वेट कर रहे होते हैं। तो उनको भी जो है वो मैं ये इंस्ट्रक्ट करूंगा कि आप जो है वो सब्र का दामन ना छोड़े, क्योंकि डेफिनेटली जब आपने इतना टाइम वेट किया है तो ये आपके पास एक बहुत अच्छा चांस है कि आप जो है वो अपने जो आपको टाइम दिया गया है या आपकी जो अपॉइंटमेंट है उस हवाले से जो है वो आप अपने इंटरव्यू में जब अपीयर होते हैं तो आप बी कॉन्फिडेंट रहें। आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो अच्छा होना चाहिए। आप जो है वो जिस आपने स्किल में अप्लाई किया है उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस आपसे पूछा जाएगा। तो मैं उस दोस्त की कहानी भी आपसे डिस्कस करूंगा जिन्होंने रिसेंटली जो है वो इंटरव्यू रोमानिया एम्बेसी में दिया था वर्क वीजे के हवाले से। तो उनसे पहले सबसे पहले उनसे पूछा गया कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपना तारुफ करवाएं। उसके बाद जो है वो जब उन्होंने अपनी इंट्रोडक्शन करवाई उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है वो उनसे पूछा गया कि भाई आप रोमानिया किस लिए जा रहे हैं। तो डेफिनेटली उसने जवाब देना था कि मैं वर्क वीजे के लिए जा रहा हूं। और फिर उनसे पूछा गया कि आपने कौन सी कंपनी में अप्लाई किया था, उसका नाम क्या है और वो किस एड्रेस पर है। तो उन्होंने वो कंपनी, क्योंकि डेफिनेटली मैं जहां अप्लाई कर रहा हूं मुझे उस कंपनी की तमाम इंफॉर्मेशन, उस इलाके का पता होना चाहिए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। जो चौथा क्वेश्चन पूछा गया था उसमें उसके अकोमोडेशन के हवाले से पूछा गया कि भाई आप जो है वो अकोमोडेशन आप खुद जाकर वहां लोगे या फिर आपको कंपनी दे रही है। तो जैसे कि उसकी जो वर्क परमिट के अंदर जो एग्रीमेंट था या जो उसका ऑफर लेटर था उसमें मेंशन था पहले से कि कंपनी आपको जो है वो दे रही है या कंपनी नहीं दे रही है। तो अगर कंपनी नहीं दे रही है तो डेफिनेटली उसने प्राइवेट अकोमोडेशन लेनी होगी। तो प्राइवेट अकोमोडेशन के लिए भी उन्होंने कहीं ना कहीं हॉस्टल हो गया, या यूजुअली जब सिंगल बंदा जा रहा है तो फिर हॉस्टल या फिर कहीं ऐसी जगह पर अपने लिए जगह तलाश करेगा जहां पे उसको इकोनॉमिकली भी जो है वो सस्ता पड़े। तो ये क्वेश्चन पूछने के बाद फिर पूछा गया, क्योंकि वो एज के हवाले से जो है वो दो चीजें आती हैं। एक तो उनका फोकस होता है कि इसकी एज कितनी और दूसरा मैरिड या अनमैरिड है। तो ये इनके केस में जो है ये अनमैरिड थे और इनकी जो एज थी वो तकरीबन 22 to 24 थी। तो इस हवाले से उनको कहा गया कि आप तो टू यंग, मतलब आप तो बहुत ज्यादा जो है वो नौजवान है, आप मतलब तो उनका उन्होंने ये जवाब दिया कि भाई मैं तो मैच्योर हूँ, मेरी उम्र इतनी है, मैं मैच्योर हूँ, मैं मेंटली तौर पर भी मैच्योर हूँ, फिजिकली भी मैच्योर हूँ। तो इसके बाद क्योंकि ये सवाल उनका इसलिए पूछना होता है कि बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ से वर्क परमिट तो ले लेते हैं 1 साल का, लेकिन वहां जाकर वापस नहीं आते। क्यों? क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि वो वहां पर जो है वो इलीगल स्टे कर रहे होते हैं। तो इसलिए वो ये क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे। रोमानिया के ओवरस्टे के हवाले से पूछा गया कि आपके वर्क वीजा खत्म होने के बाद आप एक्सटेंड करेंगे या फिर आप अपने वतन वापस आएंगे। तो ये तमाम तर सवालात, इस किस्म के क्वेश्चन जो है वो रोमानिया की जो एम्बेसी का जो ऑफिसर है वो पूछता है और आप जो है वो कॉन्फिडेंटली उसका आंसर करते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि आपको डेफिनेटली थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए। आप रोमानियन लैंग्वेज में तो जो है इंटरव्यू नहीं दे रहे होते, लेकिन आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए कि आप कम्युनिकेट कर सकें। आप बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उनको इंग्लिश नहीं आती, लेकिन जब वहाँ जाते हैं, जब वो उनसे वो क्वेश्चन पूछते हैं तो वो फौरन या तो घबरा जाते हैं या तो एंजाइटी का शिकार होते हैं वहाँ जाकर, या हाथ पैर उनके ठंडे हो जाते हैं। तो इस सूरत में भी जो है वो वीज़ा जो रिफ्यूज़ल है वो बहुत ज़्यादा हो रही होती है। तो ये जो पूरा पार्ट था ये इंटरव्यू के हवाले से था। अब हम किस तरीके से जो है वो एम्प्लॉय ढूंढेंगे, इसके हवाले से जो है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में वो तमाम तर कंपनीज और वो तमाम तर जो जॉब बैंक्स हैं जो अवेलेबल हैं इस वक्त रोमानिया के अंदर,
उनके हवाले से जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूंगा, ताकि जो है वो आप इजीली अपनी सीवी वहां पुट करें, क्योंकि रोमानिया एक वो वाहिद मुल्क है जो आपको देता है बगैर किसी पैसों के वर्क परमिट। तो ये सबसे बेहतरीन चांस है आपके लिए कि अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप रोमानिया जाना चाहते हैं किसी भी यूरोपियन कंट्री के अंदर, तो ये एक अच्छी बात है कि आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं अपने लैपटॉप से, अपने मोबाइल से। आप अपनी सीवी जो है वो बनाकर अच्छा सा फॉर्मेट बनाएं, रोमानियन जो फॉर्मेट है उसके हिसाब से बना लें, या यूरोपियन स्टाइल की जो सीवी होती है वो भी एक्सेप्टेबल होती है। वो आप बिल्ड करके उसमें अपनी एक्सपीरियंस, अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन, आप किस कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं शायद अगर अच्छा, अब जो मेरा हिस्सा होगा वो मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पर कौन सी कैटेगरी की जॉब्स अवेलेबल होती हैं। तो रोमानिया के अंदर जो है वो सबसे पहले ये कि डिलीवरी का काम बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, फार्म एग्रीकल्चर का काम बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा जो है वो अगर बात की जाए तो वहाँ कंपनीज के अंदर पैकिंग और जो है वो पैकिंग से रिलेटेड जो काम है ट्रांसपोर्ट का, और दीगर जो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग का जो काम है वो बहुत ज़्यादा है। तो लेबर तबका है उनके लिए काम। अब स्किल्स के अंदर कौन कौन सी स्किल्स वहाँ पे रिक्वायर्ड होती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि बार्बर्स होते हैं, उनका काम है वहाँ पर। अगर आपके पास कोई जो है वो किसी इदारे से, प्रोफेशनल इदारे से आपके पास कोई सर्टिफिकेट है या आपने कोई कोर्स किया हुआ है, तो आप उसको ज़रूर यूटिलाइज करें, क्योंकि यही आपका एक प्लस पॉइंट होता है कि आपके पास एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट होता है जो कि ये प्रूफ करता है कि मैंने ये कोर्स की कंप्लीशन की है। अच्छा, इसके साथ साथ जो है वो और कौन से काम अवेलेबल होते हैं, जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं उनके काम अवेलेबल हैं, तो उसमें उसके हवाले से जिन्होंने जो है वो अपना लाइसेंस लिया हुआ है तो उसको जो है वो भी ट्राई कर सकते हैं, अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। तो गार्डनर्स की जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि अगर आपको मैं बताता चलूँ, रोमानिया जो कम्प्लीटली ग्रीन है, मीन्स के वहाँ शजरकारी और ये जो पौधों के हवाले से प्लांटिंग का काम बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप जो है वो इस गार्डनिंग की फील्ड से रिलेटेड हैं तो आपके लिए एक ओपन अपॉर्चुनिटी है, यहाँ आप अपने आप को आजमा सकते हैं। अच्छा, क्योंकि इसमें आपने क्या करना है, आपने किसी एजेंट के पास नहीं जाना, आपने खुद ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको जब ईमेल आ जाएगी, आपको जो है वो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी में सबमिट करने होंगे कि जो चीज़ आपने अप्लाई की, जिसके पासपोर्ट हो गया, आपका शनाख्ती कार्ड हो गया, आपका जो जॉब ऑफर आई है वो आप एम्बेसी में जमा करवाते हैं। इसके अलावा आपका एक्सपीरियंस, अगर किसी इदारे से आपने कोई काम किया है तो वो आप जमा करते हैं। इसके साथ साथ जो है वो अगर आपके पास आपकी कोई डॉक्यूमेंट्स एजुकेशनल जैसे मैट्रिक या इंटर या फिर कोई भी आपके पास जो है वो डिग्री, डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट है इसी रिलेवेंट जॉब के हवाले से, तो आप वहाँ सबमिट कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको स्किल और अनस्किल के हवाले से इंफॉर्मेशन दे दी। मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूंगा वो तमाम साइट्स के बारे में जहां जाकर आप अपनी सीवी सबमिट करने के बाद जो है वो जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपने जो है वो जॉब के अप्लाई करने के बाद जो है वेट करना होगा वहाँ से रिटर्न ईमेल का। जैसी आपको ईमेल आ जाती है उसके बाद जो है वो ये तमाम प्रोसेस होता है। तो बेसिकली जो है वो कितना ड्यूरेशन लगता है आजकल के दौर में कि जब आप अप्लाई करते हैं और जब आपकी जो है वो वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट आती है सबमिशन में, तो टोटली आजकल 6 से 9 महीने लग रहे हैं। क्योंकि ये जो अभी डिले आया है उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि रिसेंटली जो बड़े पैमाने पे लोगों ने जो है वो जॉब्स की कैटेगरी के अंदर अप्लाई किया है, तो इसलिए जो है वो थोड़ा सा जो है वो आपको बर्डनाइज मिलेगा इस साइड पे वीज़ा के हवाले से। तो इंशाल्लाह ट्राई करें, इंशाल्लाह ये एक अच्छी जगह है, यहाँ जाकर आप जो है वो आगे के लिए भी जो है वो कोशिश कर सकते हैं। तो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में वो तमाम वेबसाइट्स के हवाले से मेंशन करूँगा और मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ जाकर आपने जो है वो अप्लाई करना है, इसकी फ़ीस कितनी है और बाकी जो भी डिटेल होगी वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन करूँ। वहाँ जाकर आप आसानी से जो है वो जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी। अस्सलाम वालेकुम।